नमस्कार। भारत में राष्ट्रवाद, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? शायद आजादी की लड़ाई, तिरंगा, एकता के नारे, है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये एक पहेली जैसी है, जहां एक तरफ जबरदस्त एकता दिखती है तो दूसरी तरफ गहरे मतभेद। चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी के धागे एक एक करके सुलझाते हैं। और ये सवाल ये हमारी आज की पूरी बातचीत के दिल में है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों लोगों की अलग अलग पहचान, उनकी अपनी अपनी उम्मीदें और उनके संघर्ष, कैसे ये सब आपस में टकराए और फिर जुड़े एक राष्ट्र बनाने के लिए। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 1920 का दशक, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। लोगों को लगा चलो भाई अब मुश्किल दिन गए, पर हुआ क्या? ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिए, गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। और मानो इतना काफी नहीं था कि फसलें बर्बाद हो गईं और फिर फैली महामारी। मतलब पूरे देश में ना एक तरह का गुस्सा और बेचैनी का माहौल था, एक प्रेशर कुकर की तरह। और ठीक इसी माहौल में एक नए लीडर की एंट्री होती है, एक बिल्कुल नए आइडिया के साथ। और ये नया तरीका था सत्याग्रह। ये नाम तो सबने सुना है। ये आइडिया लेकर आए महात्मा गांधी, जो जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। और ये कोई कच्चा आइडिया नहीं था। वो साउथ अफ्रीका में रंगभेद करने वाली सरकार के खिलाफ इसे आजमा चुके थे और काफी कामयाब भी रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सत्याग्रह है क्या चीज? इसका कोर आइडिया, इसका मूल मंत्र है सत्य की शक्ति। मतलब अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए लाठी डंडे या बंदूक की जरूरत नहीं है। ना कोई बदले की भावना, ना कोई हिंसा। एक सत्याग्रही अपनी सच्चाई और अपनी आत्मा की ताकत से ही लड़ाई जीत सकता है। गांधी जी ने खुद इसे समझाया था। वो कहते थे कि सत्याग्रह फिजिकल फोर्स नहीं है। एक सत्याग्रही अपने दुश्मन को तकलीफ नहीं पहुंचाता, वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। सत्याग्रह में किसी के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं है। ये तो प्योर सोल फोर्स है, एक शुद्ध आत्मबल। और भारत आते ही गांधी जी ने इस आइडिया को सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने इसे टेस्ट किया। पहले 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए, फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के लिए जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी, और फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। और कमाल की बात यह है कि हर बार सत्याग्रह कामयाब रहा। इन छोटी छोटी जीतों ने ना एक बहुत बड़े, पूरे देश में फैलने वाले आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। अब जब ये छोटे छोटे आंदोलन इतने कामयाब हुए तो जाहिर है जोश बढ़ गया। गांधी जी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी, एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाए। पर सवाल यह था कि इसे किया कैसे जाए, पूरे देश को एक साथ लाया कैसे जाए। अगले 10 साल बहुत तेजी से बदले। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1919 में, जब अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाए और उसके विरोध में जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ। उसी गुस्से की आग से 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की एक हिंसक घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। कुछ साल की शांति के बाद दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया, पूर्ण स्वराज, मतलब अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और इसी ऐलान ने 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी। गांधी जी का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने इसे असहयोग कहा, नॉन कोऑपरेशन, और इसे स्टेप बाय स्टेप लागू करना था। स्टेप 1, सरकार ने जो भी टाइटल्स या पदवियां दी हैं उन्हें वापस कर दो। स्टेप 2, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल, सबका बायकॉट करो। साथ ही विदेशी सामान का भी बायकॉट करो। और अगर सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई तो फिर आखिरी स्टेप होगा फुल सिविल डिसोबीडियंस, यानी पूरी तरह से कानून तोड़ना। और इस बाइकॉट का असर जबरदस्त था। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, शराब की दुकानों पर ताले लग गए। और इसका आर्थिक असर देखिए, सिर्फ एक साल में 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट 102 करोड़ रुपए से घटकर सीधा 57 करोड़ पर आ गया। मतलब लगभग आधा। ये बहुत बड़ी चोट थी। लेकिन शहरों में ये जो जोश था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वजह बड़ी प्रैक्टिकल थी। देखिए, विदेशी कपड़ा सस्ता था और खादी का कपड़ा महंगा, गरीब आदमी उसे कैसे खरीदता। दूसरी बात, लोगों ने अंग्रेजी स्कूल कॉलेज तो छोड़ दिए, पर उनकी जगह पर भारतीय स्कूल कॉलेज उतनी तेजी से खुले ही नहीं। तो आखिरकार लोग वापस उन्हीं पुरानी जगहों पर लौटने लगे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प और जरूरी मोड़ आता है। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए एक नहीं था।
ये सबसे बड़ी पहेली थी। सोचिए, एक शब्द है स्वराज। अब अवध के एक किसान से पूछिए, उसके लिए स्वराज का मतलब था कि उसे भारी भरकम लगान और बेगार से आज़ादी मिल जाए। अब चलिए आंध्रा की गुडेम पहाड़ियों में। वहां के आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था कि उन्हें जंगल में जाने और लकड़ी बीनने का अपना पुराना हक वापस मिल जाए। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर, उनके लिए स्वराज का सपना था कि वो बागानों की कैद से आज़ाद होकर अपने गांव, अपने घर जा सकें। मतलब नारा एक, पर सपने सबके अपने अपने थे। और जब स्वराज के मतलब इतने अलग अलग हों, तो जाहिर है कि आंदोलन का तरीका भी अलग अलग होगा। कई जगहों पर लोगों ने अपने अपने तरीकों से आंदोलन किया, जो कांग्रेस के तरीकों से मेल नहीं खाते थे। और फिर फरवरी 1922 में वो घटना हुई। गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने कार्रवाई की और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। हिंसा हुई और जैसे ही गांधी जी तक ये खबर पहुंची, उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन तो रुक गया, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तैयारी शुरू हुई एक नई लहर की, एक नए आंदोलन की। इस बार एक ऐसे प्रतीक के साथ जो ज्यादा फोकस्ड हो, जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। दिसंबर 1929 तक जैसा हमने देखा, लक्ष्य बड़ा हो गया था। अब सिर्फ स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पर यह पूर्ण स्वराज एक बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसे एक आम आदमी की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए? एक ऐसे सिंबल, एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो हर घर को, हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सीधे सीधे छू जाए। और वो प्रतीक मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज में, नमक। जी हाँ, नमक। गांधी जी ने उस वक्त के वॉइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगें थीं, और उनमें सबसे सीधी और सबसे चुभने वाली मांग थी नमक पर से टैक्स हटाने की। इरविन ने बात नहीं मानी तो गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट तक, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहां पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया। यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये सब बहुत जबरदस्त था। लग रहा था कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। पर कहानी में एक और पहलू भी है। कुछ आवाजें ऐसी थीं, कुछ समुदाय ऐसे थे जो इस मुख्य धारा का हिस्सा महसूस नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर हमें इस आंदोलन की एकता की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस दिखनी शुरू होती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल दलित समुदाय के राजनीतिक अधिकारों को लेकर था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मांग थी कि दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट, यानी अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक राजनीतिक ताकत हाथ में नहीं आएगी, तब तक सामाजिक बराबरी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ गांधी जी को लगता था कि ऐसा करने से दलित समाज हमेशा के लिए मुख्य धारा से कट जाएगा और एकता की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। दोनों के बीच इस बात पर काफी मतभेद हुआ और आखिरकार 1932 में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ। इसमें अलग इलेक्टोरेट की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिन पर वोटिंग सब लोग मिलकर करेंगे। शायद इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी उतनी नहीं रही जितनी उम्मीद थी, खासतौर पर महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जहां उनके अपने संगठन मजबूत थे। और सिर्फ दलित ही नहीं, कई मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे। असल में 1920 के दशक के बीच से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शक और अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हम क्या समझें इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का राष्ट्रवाद कोई एक आवाज नहीं था, कोई एक सीधा साधा विचार नहीं था। यह एक ऐसा मंच था जहां अलग अलग सपने, अलग अलग उम्मीदें रखने वाले लोग एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ जरूर इकट्ठा हुए, पर सबकी अपनी शिकायतें थी, आज़ादी के सबके अपने मतलब थे। और ये जो बहुरंगी एकता थी ना, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी चुनौती भी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है कि जब एक राष्ट्र में इतनी सारी अलग अलग आवाजें हों, तो वो सब मिलके एक सुर में बोलना कैसे सीखती हैं? यह एक ऐसी चुनौती थी जो आज़ादी के दिन भी थी और शायद आज भी हमारे सामने बनी हुई है।